इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। और मंत्रिपरिषद में हमें सबसे पहले पढ़नी है इसकी भूमिका, उसके बाद में मंत्रिपरिषद का गठन, उसके बाद में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, और उसके बाद मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। तो भूमिका में है, सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति के लिए उस सलाह को मानना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरी बार उसको वह सलाह माननी ही पड़ती है। जो मूल संविधान था उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। फिर जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह होगी इसकी भूमिका। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये जो 15% का प्रावधान है ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया था। तो जो सभी मंत्री हैं उनकी सदस्य संख्या लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है या कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और कम से कम 12 मंत्री होने आवश्यक होते हैं। मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। और अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सभी मंत्री अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यानी कि मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य न हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य न हो। ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है, लेकिन मंत्री पद पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, अन्यथा वह 6 महीने के बाद में मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री पद पर रह सकता है। और यही प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। तो प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है
जो नियुक्त करते समय संसद का सदस्य न हो, लेकिन उसके लिए भी यह आवश्यक होता है कि वह 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बन जाए, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा। तो ये तो गया मंत्रिपरिषद का गठन। अब देखते हैं इसका कार्यकाल। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद में बना रहता है, तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के त्यागपत्र तथा मृत्यु होने की स्थिति में भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एक तो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है और दूसरा प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाना चाहे तो राष्ट्रपति से कह करके हटवा सकता है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। और यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो भी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व 2 प्रकार का होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा को लगे कि मंत्रिपरिषद अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो वह इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। और यदि यह अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी आता है या प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी आता है तो यह माना जाता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित हुआ है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा उत्तरदायित्व है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर इसको बोल सकते हैं इच्छा पर्यंत। तो सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। वास्तव में यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति ही होता है। किसी मंत्री को हटाने की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है, राष्ट्रपति उसकी सलाह से कार्य करता है। तो जो सभी मंत्री होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें नियुक्त करता है और राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ये सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तो ये तो गया उत्तरदायित्व। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना है। मंत्रिपरिषद के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि भारत के आंतरिक प्रशासन के संबंध में तथा दूसरे देशों के साथ संबंधों में किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएं। कानून निर्माण का कार्य मंत्रिपरिषद की इच्छा पर ही निर्भर करता है या फिर मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ही होता है। मंत्रिपरिषद युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों को भी मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है। तो ये तो गया पहला कार्य। अब देखते हैं दूसरा कार्य।
दूसरा है विधि निर्माण में संसद को नेतृत्व प्रदान करना। मंत्रिमंडल संसद का नेतृत्व करता है। दोनों सदनों के परामर्श से ही मंत्रिमंडल सदन की कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल यह तय करता है कि संसद में किस विषय को कितना समय दिया जाए। संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं या विभिन्न मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आप मंत्रिपरिषद बोल लो या मंत्रिमंडल बोल लो, एक ही बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि संविधान में मंत्रिपरिषद ही नाम लिखा गया है, मंत्रिमंडल केवल एक जगह है लिखा गया है और वो है अनुच्छेद 352। और आपको कमेंट करके यह बताना है कि अध्यादेश किसे कहते हैं। तो ये तो गई दूसरी शक्ति। अब देखते हैं तीसरी शक्ति। तीसरी है लोकसभा के विघटन की शक्ति। सैद्धांतिक रूप से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। यह मंत्रिमंडल की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा लोकसभा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो तीसरी हो गई लोकसभा के विघटन की शक्ति। तो देखो, आप मंत्रिमंडल बोल लो या मंत्रिपरिषद बोल लो, एक ही बात है, लेकिन व्यवहार में अधिकांश कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। लेकिन संविधान में अधिकांश जगह मंत्रिपरिषद ही नाम लिखा गया है, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता कौन है? मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं चौथी शक्ति। चौथी है वित्तीय शक्ति। देश की आर्थिक नीतियां निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही है। बजट का निर्माण करना, नए कर लगाना तथा पुराने करों में बदलाव करना मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। मंत्रिमंडल की सहमति के बाद ही वित्त मंत्री द्वारा बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं पांचवा कार्य या पांचवी शक्ति। पांचवा है विदेशी संबंधों पर नियंत्रण। विदेशी मामलों पर मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण होता है। विदेशी राज्यों के प्रमुखों के साथ सभी वार्ताओं का संचालन मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जाता है। जब विदेशी राज्यों के साथ कोई संधि या समझौता किया जाता है तो उसकी जानकारी संसद में मंत्रिमंडल के द्वारा ही दी जाती है। विदेशी संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत कम होती है। जब किसी संधि या समझौते की गोपनीयता की आवश्यकता होती है तो मंत्रिमंडल संसद में जानकारी न रखकर सभी जानकारियां अपने पास ही रखती है। लेकिन वास्तव में जो ये विदेशी मामलों पर नियंत्रण है, यह मंत्रिपरिषद भी नहीं रखती है, बल्कि जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, वही रखता है। अब देखते हैं छठा कार्य। छठा है नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, व्यवहारिक रूप में इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है वह अपने विवेक से नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सेना प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सहायता से या मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है। और मंत्रिमंडल का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रिमंडल वही निर्णय करता है या वही कार्य करता है जो प्रधानमंत्री कहता है। इसके अलावा
मंत्री परिषद के या मंत्रिमंडल के और भी कार्य होते हैं, जैसे आपातकाल लगाना। आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन किसकी सलाह से लगाता है? मंत्री परिषद की सलाह से लगाता है। तो वास्तव में जितने भी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं वे वास्तव में मंत्री परिषद के कार्य ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने लगभग सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद।